हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो बच्चों आज मैं लेके आ चुका हूँ एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 मैथ। एक्सरसाइज 1.2 तो बच्चों क्या दिया है, रूट सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये दिया है। तो बच्चों अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या ये होती है, ये अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या को। मतलब क्या होती है? √2 √3 ये अपरिमेय संख्या होगी। 0.101 ये अपरिमेय संख्या होगी। पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। अब इसमें कह रहा है बच्चों की अपरिमेय संख्या, मतलब कहने का मतलब ये है हमारा कि अपरिमेय संख्या है वो सिद्ध करनी है √5 क्यों अपरिमेय संख्या है। तो इसका तरीका ये करना है बच्चों कि हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। मतलब हम मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो तो इसको सिद्ध करेंगे तो लिखेंगे हल। अब इसमें लिखेंगे आइए हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये अपरिमेय, मैंने इसको परिमेय संख्या मान लिया। तो अब परिमेय संख्या मान लिया, अतः हम ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक लेते हैं a और b जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए, लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। तब क्या हो जाएगा ये? तब √5 इक्वल टू a/b। अब बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या लिखा? हम ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? इधर बता देता हूं, सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका केवल एक ही सार्वगुणनखंड हो। कहने का मतलब ये है कि जिसमें केवल एक ही कॉमन गुणनखंड आए। 2 3, अब इसमें 2 गुणनखंड आए तो ये नहीं माना जाएगा, मतलब इसमें एक ही गुणनखंड आए। तो बच्चों इसमें मैंने मान लिया कि पूर्णांक परिमेय संख्या किससे बनकर बनी होती है? परिमेय संख्या बच्चों, परिमेय संख्या में संग्रह किसका होता है? परिमेय संख्या में संग्रह पूर्णांक प्लस प्राकृतिक पूर्णांक प्लस प्राकृतिक प्लस पूर्ण संख्या, ये तीनों संख्याओं का मिश्रण प्रमेय संख्या होता है। तो मैंने लिखा है, हमें ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक के लिए मैंने 2 सहअभाज्य पूर्णांक a और b, जहां b नॉट इक्वल टू 0 के परिमेय संख्या में P/Q में लिखते हैं तो b का मान 0 नहीं होना चाहिए। तब √5 इक्वल टू a/b। अब यहां से मैं क्या करूंगा? इसको इधर ले आऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो b√5 इक्वल टू a। अब क्या करूंगा? अब दोनों पक्षों का मैं वर्ग कर देता हूं जिससे ये रूट हट जाए। अतः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा b स्क्वायर, ये हो जाएगा √5 का वर्ग हो जाएगा। √5 का वर्ग लगा लो, ऐसे आपको समझ में आएगा और ठीक तरीके से। √5 का वर्ग b स्क्वायर, b का वर्ग इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसको मैं करूंगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख लूं। अब इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। अब क्या कह रहा है? अब लिखेंगे, अतः a स्क्वायर 5 से विभाजित है। मैंने कुछ नहीं किया है बच्चों, मैंने तो लिखा है वही लिखा। मैंने कहा है a स्क्वायर 5 से विभाजित है। 5 से विभाजित होगा, अगर मैं b स्क्वायर का मान निकालूं a स्क्वायर अपन 5, तो क्या होता है? a स्क्वायर 5 से विभाजित है। तब क्या होगा? तब 5 भी a को विभाजित करेगा।
बच्चों देखना है आपको, क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, आप ये सोचो कि ये मास्टर तो क्वेश्चन लंबा खींचा यार, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब मैं इसको भी समझाऊंगा ये कैसे आए। बच्चों ये प्रमेय होती है, प्रमेय क्या होती है, प्रमेय होती है 1.2, आपकी किताब में दिया है 1.2 प्रमेय क्या है। प्रमेय बच्चों ये होती है कि अगर मैं एक p अभाज्य संख्या ले लूं, यानी ये अभाज्य संख्या है, इसका p का अगर गुणनखंड निकालूंगा तो एक p बनेगा, और एक अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो 1 और p बनेगा अभाज्य गुणनखंड। तो p एक अभाज्य संख्या है, अगर मैं p में p अभाज्य संख्या है जहां p a स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर p, ये प्रमेय कहती है कि p a स्क्वायर को विभाजित करेगा p a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो a भी p को विभाजित करेगा, मतलब p a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो a भी p को विभाजित करेगा, जहां p क्या है, p एक धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए मैंने ये हो गया, इसलिए ये विभाजित कर रहा है, और मतलब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, आधारभूत प्रमेय होती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है, और अद्वितीय रूप से जहां बच्चों कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां क्रम कोई मैटर नहीं करता, मतलब इसको मैं 2 into 3 या 3 into 2 6 ऐसे लिख सकता हूं, मतलब क्रम मैटर नहीं करता कि क्रम हम संख्याओं का कैसे लिखें, एक जैसा लिखें या नहीं लिखें, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर a इक्वल टू 5c ले सकता हूं, अब मैं यहाँ पे a इक्वल टू 5c ले सकता हूं। अब मैं a इक्वल टू 5c, मतलब हमें क्या करना है, परिमेय संख्या बनानी है, तो परिमेय संख्या के लिए हमें परिमेय संख्या होती है p अपॉन q का, तो p अपॉन q होती है, तो p अपॉन q में हमें इनको संतुष्ट करना होगा कि ये दोनों पूर्णांक हैं, मतलब यही तो संतुष्ट करना है, यहाँ पर हमने विभाजित है या नहीं एक दूसरे से, तब ये परिमेय संख्या कही जा सकती है। तो परिमेय संख्या पहले तो हम परिमेय संख्या ही तो कर रहे हैं, इसमें देख सकता हूं जहां c एक क्या है, c एक पूर्णांक है, c एक यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है, c बच्चों यहाँ पे पूर्णांक है, तब a का मान समीकरण 1 में रखता हूं, मान 1 में रखने पर, तब a का मान समीकरण 1 में रखूंगा बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, तो ये बच्चों ये मेरा निकल के आया 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से मैं बच्चों b स्क्वायर का मान निकालूं तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 5c स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। मेरा ये बच के आया, ये बच के आया। अब मैं यहाँ पे लाइन खींच लूं, यहाँ पे समझा देता हूँ। मेरा यहाँ बच के आया बच्चों, मेरा यहाँ क्या बच के आया, मेरा बच के आया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, मेरा बच के आया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्टेप आ जाएगी, अतः b स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, b स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, तब 5 भी b को विभाजित करेगा, तब 5 भी b को विभाजित करेगा। अब लिखेंगे अतः a और b में, अब बच्चों इतना तो आपको समझ, अब मैं लिखूंगा अतः a और b में सहभाज्य मतलब गुणनखंड कितने, a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड, a और b में कम से कम 5 ही, a और b में कम से कम एक गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो ये सहभाज्य संख्या मैंने क्या बताया था, सहभाज्य संख्या वो होती है जो मतलब सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका एक साथ गुणनखंड है, लेकिन इसमें तो भाइयों 5 भी आ गया और एक तो आपका बनेगा ही, तो मतलब ये विरोधाभास प्राप्त होता है, ये विरोधाभास होता है कि a और b सहभाज्य पूर्णांक है। ये विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण
कल्पना से प्राप्त हुआ है। ये विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है कि √5 से प्राप्त हुआ है। अब लिखेंगे अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये देखने में तो लेंथी लग रहा हो कि क्या किया है, पर बच्चों इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी तो मैंने बच्चों क्या किया, मैंने इसको परिमेय संख्या मान लिया। तो परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक। परिमेय संख्या जान लो, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का संग्रह होती है। तो बच्चों पूर्ण संख्या, तो बच्चों मैंने सहभाज्य पूर्णांक, तो सहभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है जिनका केवल एक ही सार्वक गुणनखंड हो। सहभाज्य पूर्णांक का एक ही सार्वक गुणनखंड हो। तो a और b जहां b ≠ 0 परिमेय संख्या होता है। अब मैंने क्या किया है, सिंपल सा दोनों का वर्ग किया है। अब इसके बाद मैंने दोनों का वर्ग समीकरण 1। अब ये प्रमेय होती है बच्चों। अब ये तो आपको पढ़नी पड़ेगी समझने के लिए। अगर आपको करना है तो आप ऐसे ऐसे रट भी सकते हो, लेकिन रटना नहीं है, क्योंकि आपको ये प्रमेय तो आपको याद करनी पड़ेगी। ये प्रमेय दी है बच्चों, शायद फर्स्ट चैप्टर है उसका दूसरा पेज में, मतलब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो दूसरे पेज में आप देख लेना, दोनों प्रमेय दी है। ये प्रमेय दी है कि अगर p कोई अभाज्य संख्या है तो वो p² को विभाजित करेगी, तब a p को भी विभाजित करेगा। जहां a एक क्या है, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ये इस प्रमेय से मैंने किया। अब मैंने कुछ नहीं किया, a का मान है मैंने 5c मान लिया, जहां c मेरा एक धनात्मक पूर्णांक हो गया तो 5 मैंने रख दिया। अब यहाँ से दोनों को मैंने संतुष्ट कर दिया, a और b को, तो मेरी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन मेरी परिमेय संख्या ये क्यों नहीं, क्योंकि सहभाज्य संख्या पूर्णांक जो मांग रही थी मैंने, सहभाज्य संख्या कहती है कि एक ही सार्वक गुणनखंड होना चाहिए, सार्वक गुणनखंड। तो इसमें तो भाई 5 हो गया, 5 सार्वक गुणनखंड हो गया, और एक तो होता ही है, तो मतलब 2 आ गए। तो ये विरोधाभास प्राप्त, और ये विरोधाभास सहभाज्य पूर्णांक का हमने लिया है, ये गलत कल्पना ली हमने की माना है, तो गलत कल्पना के कारण हमें ये प्राप्त हुआ है। तो गलत कल्पना का तो ये √5 अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दोस्तों इसको मैं 2 या 3 मिनट में भी लिखा के करवा देता, लेकिन मैंने नहीं कराया। तो दोस्तों मैंने इसे आपको समझाने का प्रयास किया कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग रहा है, पढ़ने में लेंथी लग रहा है कि क्वेश्चन है, पर इसको समझोगे तो आपको इससे आसान कोई नहीं समझाएगा, आप इसको समझ सकते हो। और मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है आपको। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।